ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। कहा जाता है कि डर और भय यदि आदमी का ख़त्म हो जाए और आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जब तैयार हो जाता है तो वह किसी भी हद तक चला जाता है। पिछले 10 सालों में केंद्र में जो डर और भय केंद्र सरकार का देखने को मिल रहा था, विपक्षी दल भयाक्रांत थे और पिछले कुछ वर्षों में ईडी, सीबीआई और आयकर द्वारा जो कार्रवाई सुनियोजित रूप से विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर की जा रही थी, भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं पर आरोप लगाए जाते थे, उनकी जांच शुरू कराई जाती थी और ईडी और सीबीआई का इतना भय हो गया था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर और जिस विचारधारा का वो विरोध करते रहे हैं उसी विचारधारा में जाके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर अपने आप को बचा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इसमें एकदम से पूरी बाजी पलट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें पिछले 2 चुनाव की तुलना में सत्ता पक्ष को कम सीटें मिली हैं। पहली बार में 2014 के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। दूसरे चुनाव में उससे और ज़्यादा सीटें मिली और लगभग 303 सीटें भाजपा की थीं और एनडीए गठबंधन की सीटें सबसे ज़्यादा थीं। तो विपक्ष बहुत कमज़ोर था, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं था, विपक्ष के पास इतनी सीटें भी नहीं थीं कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त कर पाए। और सरकार ने इस बीच में जो ईडी और सीबीआई का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के और जिस तरीके से लोटस अभियान चलाए थे, सरकारों को गिराया था और दूसरी पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाके प्रवेश दिया था, तो स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। और अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो पहला सत्र हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ देखने को मिला है वह बड़ा अनूठा है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, जो पिछले 30 साल से हिंदुत्व की राजनीति करके गुजरात से चल के और वो पूरे देश में फैले हुए थे। उसी हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भगवान भोलेनाथ की और अभय मुद्रा और डर और भय को दूर करते हुए अपनी बात जिस तरीके से कही है और हिंदुओं को जिस तरीके से बताया कि हिंदू हमेशा अहिंसक होता है और प्रगति जन होते हुए वो सभी जीवों की रक्षा के लिए खड़ा होता है, उसमें हिंसा का भाव नहीं होता है। और एक जो नई बहस शुरू कर दी है उससे भाजपा की एक तो चिंता बढ़ गई है। दूसरी बात, अब विपक्ष के पास संख्या बल बहुत है, तो संख्या बल होने के कारण जो आसंदी है, तो अभी तक आसंदी सत्ता पक्ष के दबाव में काम करती हुई नज़र आती थी और उसका सारा का सारा आसंदी का जो नियंत्रण था वो विपक्ष के लिए था और सत्ता पक्ष के लिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी और सत्ता पक्ष एक हिसाब से सदन के अंदर बेलगाम होता था। लेकिन इस बार ये स्थिति पूरी बदली हुई नज़र आई। राहुल गांधी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे उस समय 2 बार प्रधानमंत्री उठे नेता प्रतिपक्ष के बोलते हुए, राजनाथ सिंह जी उठे, 2 बार गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्री भी उनके भाषण के बीच में रुके, टोंका टाँकी की और उनको भाषण करने से रोकते हुए उन्होंने अपनी बात कही। आसंदी ने उन्हें नहीं रोका और वो भाषण उन्होंने अपना कंप्लीट किया। तब तक कई वक्ता सत्ता पक्ष के खड़े होकर और राहुल गांधी के भाषण पर समय समय पर आपत्ति जताते रहे। अब इसी के बाद जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका जवाब दे रहे थे, तो उस समय जब कांग्रेस के जो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो उन्होंने मोदी जी की किसी बात को लेकर अपना पक्ष रखना चाहा, वो खड़े हुए तो आसंदी ने उन्हें अनुमति नहीं दी और उनको मतलब इस तरीके से बैठाया गया जो थोड़ा सा अपमानजनक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण चल रहा था और आसंदी के इस रुख को देखते हुए
विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया और अपनी नाराज़गी स्पष्ट रूप से जताई कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। कुछ इसी तरीके की स्थिति जब राहुल गांधी अग्निवीर को लेके बोल रहे थे और जिस तरह से उन्हें सत्यापन और गलत बात बोलना और जिस तरीके की टोंका टाँकी की गई थी और आसंदी ने उसको लेकर कोई अपना ये विरोध दर्ज नहीं कराया था और जिस तरीके की अब पोजीशन आ रही है कि अग्निवीर वाले मामले में जहाँ सत्यापित होने की बात होनी थी वो राहुल गांधी के भाषण के बहुत सारे अंश को स्पंज कर दिया गया और ऐसी चीज़ें रखी गई जो स्पंज किया गया था उसी से ताल्लुक़ रखती थी। तो अब इसको लेकर विपक्ष के तेवर आसंदी के ऊपर भी अब उग्र होते हुए दिख रहे हैं कि आसंदी अब सत्ता पक्ष के बचाव वैसा नहीं कर पाएगी जो पहले कर पा रही थी। तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, शायद 22 या 23 से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष के जिस तरीके के आक्रामक तेवर हैं तो उसमें इस बार सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के निशाने पर लोकसभा और राज्यसभा की आसंदी भी होगी। यदि वह पक्षपात करेंगे तो इसका खुलकर विरोध विपक्ष करेगा, इसकी रणनीति उन्होंने बना ली है। और पिछले जो लोकसभा में और राज्यसभा में कार्रवाई चलती है और आसंदी सत्ता पक्ष को जिस तरीके का संरक्षण देती है और विपक्ष को जिस तरह से दबाती है, अब उसको लेकर एक नया विरोध देखने को मिलेगा। तो एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जब विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो सत्ता पक्ष इस समय पहले की तुलना में कमज़ोर है। तो विपक्ष इस समय बहुत ज़्यादा उत्साह में है और वो ऐसा कोई मौका आसंदी को नहीं देगा कि जिसमें वो सत्ता पक्ष को ज़बरदस्ती से कोई मदद पहुंचा पाएँ या सत्ता पक्ष की रक्षा कर पाएँ। तो अब आने वाला जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी उसमें ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ अब आसंदी को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बिना पक्षपात के नियमों के अंतर्गत दोनों को मौका दे, दोनों को समय दे। अन्यथा ये जो बजट सत्र होगा ये बहुत हंगामेखेज होगा और विपक्ष जो है इस मामले में कहीं पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। आज एक और नई बात हुई कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने शपथ ले ली। महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को जब वो बोलने खड़े हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी वहाँ से सदन से जा रहे थे तो उसने जिस तरीके से टोंका टाँकी करी महुआ मोइत्रा जी ने कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात भी सुन लीजिए, तो ये विपक्ष के आक्रामक तेवर को दिखा रहे हैं। और ये तेवर तो अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में थे, लेकिन अब जब बजट सत्र आएगा तो उस बजट सत्र में अब आसंदी भी कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पे हो रही है कि विपक्ष चाहता है कि आसंदी पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ समानपूर्ण न्याय के अनुसार काम करे, सदन की कार्रवाई निष्पक्षता के साथ संचालित करे, सदस्यों को समान रूप से मौका मिले। तो ये दबाव इस बार लोकसभा और राज्यसभा की आसंदी पर भी होगा। धन्यवाद।